Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to study principle of superposition of charges. यानी आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अभी तक हमने पढ़ा इस चैप्टर में कुलाम्स लॉ, कुलाम का नियम, जो बेसिकली दो पॉइंट चार्ज के बीच के फोर्स के बारे में हमें एक्सप्लेन करता है। पर बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। अगर हम ग्रुप ऑफ चार्जेस की बात करें, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पे काफी सारे चार्जेस रखे हुए हैं, वहां पे हम फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसी सिचुएशन को समझने के लिए हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद ली है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीन चार्जेस हैं, Q1, Q2 एंड Q3। ये तीनों चार्जेस किसी न्यू चार्ज पे, जो कि यहाँ पे Q नॉट है, जिसको आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं, अब इसे हम बोलते हैं हमारा पॉइंट चार्ज, सॉरी टेस्ट चार्ज। ठीक है, Q नॉट यहाँ पे टेस्ट चार्ज है। तो ये सारे चार्ज मिलकर इस Q नॉट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब क्योंकि सबका नेचर जो है वो सेम है, इसीलिए जो फोर्सेस इस पे एक्ट करते हैं बच्चों, वो सारे के सारे रिपल्सिव फोर्स होते हैं, यानी प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है इस पे। तो हमने एरो से इन फोर्स की डायरेक्शन को शो किया है। तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें यही समझाता है कि जब एक चार्ज पर दूसरे चार्जेस की वजह से फोर्सेस काम कर रहे होते हैं, तो इस चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा, टोटल फोर्स होगा, वो बाकी सब फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो वेक्टर सम होता है, यानी कि सदिश योग होता है, वो नॉर्मल सम से थोड़ा सा अलग होता है। कैसे? अगर हम 2 + 3 करते हैं नॉर्मल मैथ्स में, तो आंसर आ जाएगा 5। लेकिन जब हम बात करते हैं वेक्टर सम की, तो यहाँ पे 2 और 3 जो होगा वो किसी एंगल पे काम कर रहा होगा, तो हम उसे डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, हमें उसका रिजल्टेंट लेना पड़ता है। और उस रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो 11th में आपको पढ़ाया गया था, √ में a² + b² + 2ab cos थीटा। उसकी मदद से हम नेट फोर्स निकालेंगे। तो वहीं यहाँ पे हमने समझाया कि अगर हमें इस पे नेट फोर्स निकालना है, जो कि F नॉट है, वो इन सब की वजह से लगने वाले फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। वेक्टर सम दिखाने के लिए हमने वेक्टर का साइन भी यूज किया है। अब आप कुलाम लॉ की हेल्प से सबके फॉर्मूले लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि हम यहीं पे भी स्किप कर सकते हैं, पर इसको जनरल फॉर्म में लिखा गया है। कैसे लिखते हैं? जो चीज कॉमन है पहले लिख दीजिए, Q नॉट। अब देखिए Q1, Q2, अब अगर यहाँ एक और टर्म होती तो Q3 होता। तो ये सब वेरी कर रहा है, बदल रहा है। तो जो चीज वेरी कर रही होती है, बदल रही होती है, उसको हमने I से शो किया है। ठीक है, सेम नीचे R10, R20, अब आगे R30 होता। ये यहाँ पर भी ये 1, 2, 3 जो है वो वेरी कर रहा है ना, तो इसीलिए हमने नीचे लिखा है RI0 का क्यूब। क्यूब लिखने के पीछे ये कारण है बच्चों, यहाँ हम R कैप लिख रहे हैं, है ना, और यहाँ हम वेक्टर R लिख रहे हैं, मतलब हमने यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ओपन कर दिया है। तो जैसे ही आप फॉर्मूला ओपन करते हैं बच्चों, ये स्क्वायर से क्यूब में चेंज हो जाता है, जो हमने प्रीवियस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में समझा था। अब यहाँ समेशन के ऊपर आप लिख दीजिए कि I की वैल्यू 1 से लेके n तक कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है कितने चार्जेस लेने हैं। तो इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हेल्प से हम काफी सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज इधर न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट में। तो सबसे पहले हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया है, यानी एक समबाहु त्रिभुज लिया है, जिसके तीनों कॉर्नर पर हमने सेम चार्जेस लिए। तो किसी भी एक कॉर्नर पर आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना होगा। तो इसे समझने के लिए हम थोड़ा डायग्राम को और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। क्योंकि सारे के सारे जो चार्जेस हैं वो सेम नेचर के हैं, तो इन पर एक्ट कर रहा होगा बच्चों रिपल्शन फोर्स, यानी प्रतिकर्षण बल। और जब प्रतिकर्षण बल काम कर रहा होता है तो उसके एरो बाहर की तरफ होते हैं। तो यहाँ पे बना दिया है बाहर की तरफ, इन दोनों के लिए बाहर की तरफ, और इन दोनों के लिए भी बाहर की तरफ। तो आपको डायग्राम की सिमेट्री से समझ में आ जाना चाहिए कि कोई भी कॉर्नर की बात क्यों ना हो, सब पर दो ही फोर्स काम कर रहे हैं, और उन दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना होगा? इक्विलेटरल है इसलिए 60 डिग्री।
तो अगर आपको टीचर बोलता है कि एक कॉर्नर पे नेट फोर्स निकालिए, तो आप कोई भी एक कॉर्नर पर रिजल्टेंट निकाल दीजिए फोर्सेस का। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60। 60 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। अब क्योंकि देखिए चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो जो फोर्स लग रहा है वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो इन तीनों की वैल्यू जब आप यहाँ रख के सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्टेंट आ जाता है √3kq² अब न्यूमेरिकल में अगर Q की वैल्यू गिवन होगी तो आप पुट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये था पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसी तरह से आपको टीचर थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दो सेम नेचर के चार्ज दे सकता है और एक अपोजिट नेचर का दे सकता है। तो इस केस में थोड़ा सा हमारा जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन और इन दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स काम करेगा। तो हमने एरो से आपको यही एक्सप्लेन किया है कि कहाँ अट्रैक्शन लग रहा है और कहाँ रिपल्शन लग रहा है। तो देखिए इन दोनों के बीच का एंगल होगा 60। FB और FB सॉरी FB और FB के बीच का एंगल कितना है, 120। क्योंकि हमें पता है अंदर वाला एंगल 160 है और एक स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल का सम 180 होता है। तो अगर ये 60 है तो बचा हुआ एंगल हो गया 120। तो टीचर आपको कोई भी कॉर्नर पे पूछ सकता है। मैंने यहाँ पे बेसिकली B या C के लिए पूछा है। तो आप वापस से रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले पे आएंगे। एंगल अब यहाँ पे आप दिमाग लगा के 120 डिग्री लेंगे। ठीक है, और फिर सॉल्व कर लेंगे। तो जब आप ये रख के सॉल्व करते हैं बच्चों तो आंसर आ जाता है F² का अंडर रूट मतलब F, और F की वैल्यू कुलाम लॉ से आप लिख देंगे। इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब इक्विलेटरल के केस में एक और बचता है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। वो होता है जब हमने तीनों कॉर्नर पर सेम चार्ज रखे हैं और जो फोर्थ चार्ज है वो हमने सेंटर पे रखा है ट्राइंगल के, वो भी सेम नेचर का है। अब क्योंकि सारे सेम प्रकृति के हैं, सेम नेचर के हैं, तो प्रतिकर्षण बल यहाँ कार्य करेगा। तो हमने एरो बाहर की तरफ बनाए। अब आपको 11th का एक कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए कि जब भी तीन फोर्स 120 डिग्री के एंगल पे काम करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो 0 आता है। इसे समझने के लिए आप देख सकते हैं, अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो F आएगा जो हमने पीछे देखा अभी, और उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। ये जो रिजल्टेंट है ये तीसरे फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है ना, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से इस सिचुएशन में रिजल्टेंट कितना आएगा, आपका 0 आएगा। आई होप आपको अब समझ में आ गया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।